नमस्कार साथियों। अभी 17-18 जून को ही भारत और चीन के बीच में एक हिंसक झड़प हुई बॉर्डर पर। वहाँ पे भारत के करीब करीब 20 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए, वो शहीद हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने चाइना को भी करारा जवाब देकर गए। लेकिन समझने की ये आवश्यकता है कि हम चाइना को कैसे जवाब दे सकते हैं। हाउ कैन इंडिया आंसर, बहुत अच्छी तरीके से कैसे वो उसको सबक सिखा सकता है। इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जिस पे यदि भारत तटस्थता के साथ पूरी ज़ोरों के साथ यदि काम करेगा तो ज़रूर चाइना को सबक मिलेगी और वह अपने जो अड़ियल रवैया है उससे ज़रूर वो निजात पाएगा। चीन की एक प्रकार से विस्तारवादी नीति है, वो चारों दिशाओं में अपने आप को फैलाना चाहता है। इसमें भारत चीन को रोकने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। चाइना की ऐसी एक प्रकार से मानसिकता है कि वह चाहे अमेरिका जैसा बड़ा देश हो, चाहे मकाऊ जैसा छोटा देश हो, ब्रुनेई जैसा छोटा देश हो, लेकिन उन सबको भड़काने में वो लगा रहता है। अभी करीब 2 साल से भारत और चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। उन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर काफ़ी समय से चल रहा है। उससे विश्व भर की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से कहीं ना कहीं प्रभावित होती ही है। हालांकि भारत को इससे कुछ ना कुछ लाभ की भी स्थिति अवश्य मिलती है, लेकिन फिर भी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो दक्षिण चीन सागर में छोटे छोटे जो देश हैं, हांगकांग है, ताइवान है, मकाऊ है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, इन सब पे भी अपना एक प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास करता है। और चाहे पश्चिम में देखें, तुर्किस्तान है, तुर्किस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है उस पूरे प्रोविंस को मिला करके चीन का एक प्रांत बनता है जिसको बोलते हैं शिनजियांग। शिनजियांग एक तरह का मतलब डेजर्ट वाला एरिया है। वहाँ पर शुष्क एरिया है, जनसंख्या बहुत कम है, क्षेत्रफल बड़ा है। उसका जो बॉर्डर लगता है वो तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और वही शिनजियांग प्रांत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आकर के जो भारत में अक्साई चीन वाला क्षेत्र है जिस पे चीन ने एक प्रकार से नियंत्रण कर रखा है, उस पर भी उसका ही चीन का ही अधिकार है। तो शिनजियांग हो गया, मकाऊ हो गया, ताइवान, फिलीपींस, ये सब छोटे छोटे देश हो गए। इन सब पे पूरी तरीके से वो अपना नियंत्रण बनाए रखा है। तो भारत को उसको करारा जवाब देने की आवश्यकता है। आज़ादी के बाद से ही भारत एक प्रकार से चीन के पक्ष में ही बोलता आ रहा है। चाहे चीन अच्छा करे चाहे ख़राब करे, उसके पक्ष में ही बोलते रहे हैं। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, उन्होंने सबसे पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किए। लेकिन चीन की ऐसी नीति रही है कि वो अपने विस्तारवादी रवैये के कारण एक हेकड़ी जमाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ की जो सरकार है वो कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिज़्म को फॉलो करते हैं। कम्युनिस्ट मतलब होता है कि जैसे सपोज़ कोई व्यक्ति है, वो किसी के यहाँ पे काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, और फिर दूसरा व्यक्ति आकर के यदि उस नौकर को समझाए कि भाई आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पे वो जो मालिक है आपका वो ज़्यादा पैसे कमाता है, आपको ज़्यादा लाभ नहीं देता है, आपका शोषण करता है, आप उसके खिलाफ़ खड़े हो जाओ, आप उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ, आप उसके खिलाफ़ हथियार उठा लो। अगर हथियार ना मिले तो हम आपको पैसे भी देने के लिए तैयार हैं, हम आपको हथियार मुहैया कराएंगे। आप उसको कुंडला की समाप्त कर दीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दीजिए, आप किसी भी तरीके से अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर लीजिए। ये जो विचारधारा एक प्रकार से होती है, एक उग्रवाद की जो भावना होती है, अतिवाद की भावना होती है, एक्सट्रीमिज़म की, वो सब जो वाद होते हैं, वो सब जो गुण होते हैं या अवगुण होते हैं, उनका जो सेट होता है, समुच्चय होता है, उसको हम कम्युनिज़्म कह सकते हैं। 1949 या 1951 के बाद से ही कम्युनिस्ट सरकार वहाँ पर बनी रही, आज भी बनी हुई है। उसकी यही जो एक प्रकार से कम्युनिज़्म वाली जो नीति है वो हर जगह वो फैलाने का प्रयास करता है। चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा हो, उसके ऊपर अपनी ही नीति को थोपने का प्रयास करता है। हमें चीन को करारा जवाब देने के लिए चाहे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हों, चाहे यूनाइटेड नेशंस असेंबली हो या सुरक्षा परिषद हो, उन सब में इस मुद्दे पर आवाज़ उठाना चाहिए कि शिनजियांग या छोटे बड़े देश जो भी हैं या भारत के पक्ष में जो भी उसकी विस्तारवादी रवैया है या चीन पे जो आक्रमण करते हैं निरंतर, वहाँ पे एक प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो, सिक्किम की सीमा हो, अभी लद्दाख, पूर्वी लद्दाख वाला पूरा सीमा हो, या उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है जो कि उसके शिनजियांग प्रांत से जाकर के पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाएगा,
वो भारत के ही पीओके वाले हिस्से से होकर के जा रहा है, तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सबको पूरी तरीके से प्रभावित करता है। तो ये सब मजबूती से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। पूरे देश भर मिल करके उस पर मीटिंग करते हैं, नेपाल भी उस पर जाकर मीटिंग कर लेता है, लेकिन भारत एक प्रकार से डिफेंसिव तरीके से रहता है। उसको एक आक्रामक नीति भी कभी कभी अपनानी चाहिए। आक्रामक मतलब इतना भी आक्रामक नहीं कि हिंसक झड़प हो जाए, लेकिन अपनी बातों को जोरों से उठाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। तिब्बत, जो कि 1951 में ही तिब्बत पर चीन ने आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लिया, अवैध तरीके से कब्जे में कर लिया। वो एक स्वायत्त राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन उस पर उसने कब्जा कर लिया, और भारत ने भी उसका एक प्रकार से स्वायत्त प्रांत बनाने के लिए, चीन का ही स्वायत्त प्रांत बनाने के लिए अपनी एक प्रकार से कहें कि मर्जी भी उसमें दी। और 1954 में ही पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता यही था कि जो भी भारत और चीन या भारत और तिब्बत के बीच में जो व्यापार हो रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते होंगे तिब्बत के मसले को लेकर के, उसके संबंध में एक शांति समझौता करने के लिए, एक हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए पंचशील समझौता किया गया था 1954 में। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी और जो चीन के उस समय प्रीमियर थे या कहें प्रधानमंत्री थे, चाउ एन लाई, उन दोनों के बीच में संधि हुई, और इस संधि से भारत को ही नुकसान हुआ है। भारत के तिब्बत में वाणिज्य दूतावास थे, कुछ और भी कम्युनिकेशन के एजेंसी वहाँ पर थे, या कहें कि भारत की कुछ सेना की टुकड़ियाँ वहाँ पर तिब्बत में तैनात रहती थीं। वो सब वहाँ से विस्थापित कर ली गई, हटा दी गई। और अब भी भारत प्रयास कर रहा है कि जो तिब्बत का जो राजधानी है ल्हासा में उसको एक वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति मिल जाए। लेकिन पिछले 1-2 दशक से भारत प्रयास कर रहा है, लेकिन चीन उस पर अपनी सहमति नहीं दे रहा है। तो ये इसका परिणाम क्या हुआ कि हम शांति समझौता किए 1954 में, हमने पंचशील समझौता लेकर आया, हस्तक्षेप की नीति लेकर के आए, शांति समझौता किया, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, लेकिन 1962 का युद्ध कर दिए। और इस समय पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों को एक प्रकार से हिंसक झड़प किया जा रहा है। पिछले 45 सालों में ऐसी घटना नहीं हुई थी, उसके पहले ही घटना हुई थी 1962 में। उसके बाद ये सब फिर से बॉर्डर पे ऐसी तनातनी, ये एक निराशा का भाव जरूर पैदा करता है इस समय, जबकि पूरा विश्व एक पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है। तिब्बत की जो एक्सटेंडेड हिस्सा है, या जैसा कि चाइना मानता है कि तिब्बत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख जो है, ये सब तिब्बत के दक्षिणी हिस्से हैं। क्योंकि जो वहाँ के एक कह सकते हैं जो चिंतक हुआ करते थे चाइना के, माओ त्से तुंग, उनका विचार था कि हाथ के जो 5 फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो तिब्बत के दक्षिणी हिस्से, जैसे कि पहला लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे 1-2 हिस्से और मिला करके वो जो 5 उंगलियां हैं वो तिब्बत की ही दक्षिणी हिस्से के भाग हैं। और चीन उसको मानता है, और इसी के लिए वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से चीन का ही हिस्सा है। यदि भारत 1951 या 1954 में ही तिब्बत को चीन की स्वायत्त प्रांत न घोषित किया होता, पंचशील समझौता न किया होता, या कम से कम इतना ज़्यादा उदारवाद न हुआ होता, तो आज तिब्बत भी एक अलग देश होता, जो कि भारत का एक अच्छे से मित्र राष्ट्र के रूप में वो काम करता, जैसे कि नेपाल करता है। और जो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा, जैसा कि चाइना कहता है कि ये सारे हिस्से हमारे हैं, वो कहने की उसकी हिम्मत न होती। तो भारत को तिब्बत के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में जाकर के आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे और भी देश हैं जो भारत का इंतज़ार कर रहे हैं कि यदि भारत इस पर अपनी रुख आजमाए तो हम ज़रूर उसका साथ देंगे। जैसे अभी पिछले 3 महीने में ही यही मई जून, या कहें कि अप्रैल मई जून 2020 में ही अमेरिका में इसी बीच में कम से कम 2 बिल, एक प्रकार से कहें प्रस्ताव पारित हुए हैं जो कि तिब्बत से संबंधित हैं। और यूरोप के करीब करीब 2000 ऐसे शहर हैं जो हर साल 10 मार्च को वहाँ के जो नगर पालिका के भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर वो तिब्बत के जो झंडे हैं, फ्लैग हैं, उसको आधिकारिक तौर पर फहराता है। तो ये सब दर्शाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय उत्सुकता इस बात में है कि कैसे हम तिब्बत को चाइना से पृथक करने का प्रयास करें।
या किया जाना चाहिए। तो उन सभी देशों से मिल करके भारत को हांगकांग, ताइवान, मकाऊ, ब्रुनेई, फिलीपींस, दक्षिण चीन सागर, जो हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से धाक जमाते हुए चाइना को पूरी तरीके से काउंटर जवाब देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से वो भारत के ऊपर आंख उठाने की हिम्मत ना कर सकें। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कल ही यानी कि 18 या 19 जून को ही एक बहुदलीय बैठक की है, जिसमें लोगों से बातचीत की है और उन्होंने पूरे तरीके से दिलासा दिलाया है, या कहें कि कहा है, अपील किया है कि जो भी भारत के सैनिक शहादत को प्राप्त हुए हैं उनके लिए पूरी तरीके से न्याय किया जाएगा, चीन को सहन नहीं किया जाएगा, उसको काउंटर जवाब दिया जाएगा। ऐसी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में या कहें कि अपनी बैठक में कहा है। हमें दलाई लामा, जो कि तिब्बत के एक प्रकार से राष्ट्र अध्यक्ष कहे जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं, दलाई लामा के मुद्दे पर भी उनके महत्व को समझने की आवश्यकता है। भारत उसके महत्व को समझता आया है, लेकिन जिस तरीके से समझना चाहिए उसमें और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। दलाई लामा भारत को अपना एक प्रकार से मित्र भी मानता है, बहुत अच्छा मित्र मानता है, सहयोगी मानता है। वो भारत के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ रहता है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा देखा गया है कि भारत हमेशा तिब्बत या दलाई लामा या बौद्ध लोगों को पूरी तरीके से अपनाने, शरणार्थी के रूप में अपनाने, उनकी सहायता करने के लिए हर समय आगे बढ़ा रहा है। तो इसलिए उनके बीच में अच्छा संबंध है। तो हमें उनके महत्व को और ज़्यादा समझते हुए या फिर उनके महत्व को और ज़्यादा विस्तार करते हुए उनको और करीब लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि दलाई लामा भारत के और नज़दीक आएँ और चीन की जो एक प्रकार से है कि जिससे हम उसको नीचे कर सकते हैं या उसको हम काउंटर जवाब दे सकते हैं, वो एक हिस्सा दलाई लामा भी हो सकता है। दलाई लामा किसी भी देश में जाते हैं, अमेरिका जाएं या किसी अन्य राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मिलें या भारत में आएँ, तो चीन उछल कूद मचाने लगता है। अभी 2010 में ही राष्ट्रपति बराक ओबामा जी से बैठक होनी थी दलाई लामा की, लेकिन चीन बहुत उछल कूद मचाया कि हम नहीं मिलने दे सकते या उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बराक ओबामा जी उनसे मिले, उनके साथ बाकायदे बैठक की, बातचीत की है। यानी दलाई लामा कहीं पर भी जाएं, चीन को गर्मी आ जाती है, पसीना छूट जाता है। तो हमें दलाई लामा से हर समय संपर्क साधे रहना चाहिए, कैसे हम उसको इस तिब्बत वाले मसले पर, दलाई लामा वाले मसले पर कैसे हम उसको काउंटर जवाब दे सकें। अभी पूरा विश्व एक पैंडेमिक के दौर से गुजर ही रहा है, जो कि जो चीन का एक प्रोविंस है हुबेई करके है, उसकी जो राजधानी वुहान है, वहाँ से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाया गया, जानबूझ के फैलाया गया या कैसे फैलाया गया इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मिल करके यह प्रयास कर रहे हैं खोजने का कि क्या वुहान की किसी लेबोरेटरी में कोरोना वायरस बनाया गया था जिससे कि उसको जानबूझ के छोड़ा गया है। इसके लिए वो सारे मिल करके खोज कर रहे हैं, अनुसंधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भारत को भी अपनी पूरी सहमति दर्शानी चाहिए, उसको उनके साथ मिल करके काम करना चाहिए कि हम भी इस चीज़ में शोध करेंगे कि क्या चाइना ने जानबूझकर कोरोना का संक्रमण फैलाया है। तो हमें उन देशों के साथ मिल करके भी इस बात का प्रतीकात्मक रूप से जवाब देना चाहिए कि हम चाइना के किसी भी ऐसे मसले को जो वो जानबूझ के कर रहा है या कर सकता है या शायद कर दिया है, उसके लिए हम पूरी छानबीन करने के लिए उनके साथ रहेंगे। पत्रकार, क्योंकि वो कम्युनिज्म वाला देश है, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर, कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहाँ पे पत्रकारिता का बहुत ही एक प्रकार से उनको दबाव डाला जाता है। बहुत ज़्यादा उनके जो आंतरिक मसले हैं या जो सरकारी आधिकारिक चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा उजागर करने से उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। चाइना के जो पत्रकार हैं वो भारत में आराम से रहते हैं, यहाँ के पूरे अधिकारों का उपयोग करते हैं, लेकिन भारत के जो पत्रकार हैं वहाँ पर जाते हैं तो उनके साथ कुछ न कुछ, चूँकि कम्युनिस्ट सरकार वहाँ पे, कम्युनिस्ट देश है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अधिकार या कहें कि खुलापन वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो हमें उनकी जो आंतरिक रणनीतियाँ हैं या ये कहें कि जो उसकी खामियाँ हैं, गलतियाँ हैं, जो कि वो जानबूझ के कर रहा है या शायद अनजाने में कर दिया है, उसको उजागर करने में दिक्कत आती है। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर के सभी देशों को
इस बात के लिए भी आह्वान किया जाना चाहिए कि कैसे हम पत्रकारिता को एक खुला मंच प्रदान करें, उसको खुला प्लेटफॉर्म प्रदान करें, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना बनाया जाए। अभी वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स आया था, भारत भी 100 देशों से ऊपर पार किया है, यानी कि भारत में भी पत्रकारिता की स्थिति अच्छी नहीं है, चीन में भी अच्छी नहीं है, ऐसे ही अन्य पाकिस्तान में भी अच्छी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमें पत्रकारिता को पूरी तरीके से आज़ाद करना चाहिए, जैसे कि यूरोप में है, यूरोप के स्वीडन में, नॉर्वे में, यहाँ सब में है, फिनलैंड में, वहाँ सब पत्रकार आराम से काम करते हैं, तो उनकी जो खामियां हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो पूरी तरीके से उजागर होती हैं। भारत में भी ऐसा होता है, लेकिन कुछ बड़े लोग होते हैं, उनका पत्रकारिता के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव होता है या कहें इन्फ्लुएंस होता है, जिससे कि वह यथास्थिति पूरी तरीके से एकदम सुचारू तरीके से, जैसा कहें कि 100% प्योरिटी के रूप में हमारे सामने आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ खामियां मिलती हैं, ऐसा सामान्य तौर पे सभी लोग कहते हैं, सभी लोगों का मानना है। तो पत्रकार को कैसे और ज़्यादा हम प्रमोट करें, चाइना को तिब्बत के मसले पर, दलाई लामा के मसले पर, छोटे बड़े देशों को जो आंख दिखाता है उसके मसले पर कैसे हम काउंटर जवाब दें, सभी देशों के साथ जो चाइना से खफा हैं उसकी गलत नीतियों के कारण उनके साथ मिल करके कैसे हम उसको अच्छे तरीके से जवाब दें, कैसे हम अपना जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, चाहे पेंगोंग का मसला हो, पेंगोंग सो झील जो है उसका मसला हो, या अक्साई चीन का मसला हो, LAC के उस पार का मसला हो, डोकलाम का मसला हो, अरुणाचल प्रदेश का मसला हो, सिक्किम के नाथुला, नाकुला, इन सब दर्रों का मसला हो, उन सब पे पूरी तरीके से अच्छे से बैठ करके बातचीत करके ठोस संधि समझौता किया जाना चाहिए। छोटे छोटे मसले को और बड़े बड़े मसले को अच्छे से बैठ करके उसका समाधान निकालना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की फिर से हमले, पथराव, हिंसक झड़प ना हो, जिससे कि भारत के सैनिक शहादत को प्राप्त हों और चीन को भी उससे नुकसान हो। शांति से रहेंगे तो दोनों देशों का विकास होगा। भारत और चीन दोनों बहुत ही पुराने एक प्रकार से कहें कि सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। इंडिया एंड चाइना इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। हमें अपने सिविलाइज्ड सोसाइटी को उसी तरीके से जारी रखना चाहिए जैसा कि ऐतिहासिक रूप से रहा है या जैसा कि होना चाहिए। तो इस मसले पर यही बातचीत करनी थी। ये बहुत ही गर्मा गर्म मसला है। चाइना के मुद्दे पे जो भी और चीज़ें कि हम चाइना को कैसे जवाब दे सकते हैं, कैसे उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इससे जो भी चीज़ें सामने आती रहेंगी उसके बारे में विश्लेषणात्मक तरीके से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और जो कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से उचित है, पूरी तरीके से उचित है, उसमें कोई भी जो कहें कि संतुलन बनाने का प्रयास किया जाए, संतुलन बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सभी चीज़ों में संतुलन बनाना ठीक नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों में संतुलन, बैलेंस बनाना ठीक है, लेकिन जैसे टिकटॉक है, PUBG है, ये दो ऐसे ऐप हैं जो कि बहुत सारे लोगों को घंटों घंटों उसमें अपना समय व्यतीत करने के लिए एक प्रकार से बाध्य किए हुए हैं। मानसिक तौर पे उनके ऊपर PUBG और टिकटॉक घुस गया है। उसको निकालने की आवश्यकता है, अपने मोबाइल से उसको डिलीट और अनइंस्टॉल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है। हम अपना समय बर्बाद करके एक प्रकार से चीन को दे रहे हैं। हम अपना समय बर्बाद करके उसमें पैसा ख़त्म करके अपना बहुमूल्य समय को निकाल करके चीन को दे रहे हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो इस मसले पे इतनी बातचीत करनी थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।